ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं, तो यानी कि ओडी प्रैक्टिशनर ने जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर इंटरवीन करनी है, तो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू देखना है इसको। अब के परफॉर्मेंस अंदर मैनेजमेंट जो 360 डिग्री फीडबैक होता है, उसके अंदर एक तो आपके जो इमीडिएट बॉस हैं या जो आपके हायरार्की में आपसे ऊपर हैं, तो वो लोग आपकी इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद आपके जो पीयर्स हैं, पीयर्स आपकी परफॉर्मेंस पे इवैल्यूएशन करते हैं, और एक फिर आपके जूनियर्स भी करते हैं। ठीक है, ये जो उन्होंने बताई थी अभी माजिदा ने जो बात की है, तो उसको 360 डिग्री फीडबैक भी कहते हैं। लेकिन ये 360 डिग्री फीडबैक को बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इम्प्लीमेंट किया होता है, क्योंकि ये मुश्किल होता है। इसकी ज़ाहिर है कि जब आप इवैल्यूएशन करवाएंगे, तो आपके पास एक तो बड़े स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए कि एक एम्प्लॉई से रिलेटेड हर एक एम्प्लॉई को उसके पीयर्स भी रेट कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बॉस उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर उसके जूनियर्स उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके लिए आपके जो सिस्टम्स हैं, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर जब तक ना हो, क्योंकि एक जगह पर कोई 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सपोज 100 प्लस एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब हर एक की इवैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो पीयर्स एक दूसरे की कर रहे हैं, फिर मैनेजर्स कर रहे हैं और जूनियर्स कर रहे हैं, तो बड़ी बात होती है कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बड़ी जिनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, वो 360 को 360 डिग्री फीडबैक को इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अभी जो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ये सिस्टम्स के साथ एक तो हम लोग एक चीज़ ये भी बात करते हैं कि जो ओडी है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और हम लोग जिस तरह से इंटरवेंशंस पढ़ रहे हैं, अब इंटरवेंशंस को हम लोग ने एक तो इस चीज़ से भी इंश्योर करना है कि जो भी स्ट्रेटजी हम लोग चेंज या की सूरत में लाना चाह रहे हैं, या कोई भी चेंज जो लाना चाह रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी सारी इंटरलिंकेजेस होना या बड़ा ज़रूरी है। आज का जो हम लोग एक परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट को जो हम लोग लिंक कर रहे हैं और उसके अंदर इंटरवेंशंस कर रहे हैं, वो आज देखने जा रहे हैं। इसके लर्निंग जो आउटकम्स हैं, टू प्रेजेंट ए मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स एंड रिलेशनशिप्स एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये इसका लर्निंग आउटकम है। टू एक्सप्लोर 3 इंटरवेंशंस कंसर्न विद मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, गोल सेटिंग है जिसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स है। ठीक है, अब इसमें 3 गोल जो कॉन्सेप्ट वो दे रहा है, इसमें गोल सेटिंग की कह रहा है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिवॉर्ड सिस्टम्स। ठीक है, ये इन चीज़ों के ऊपर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल। अब ये मॉडल जो है वो इसमें बिजनेस स्ट्रेटजी सबसे ऊपर है, फिर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जिसका हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, देन वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसके साइड्स के ऊपर है। ठीक, अब अंदर क्या है, अब ये नहीं कि ये सारी अलाइंड होनी है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी को अलाइन करना है आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल के साथ। इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना, टीम वर्क या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। पहले सबसे पहले हमने कहना कि यहाँ पर डिफाइन कर देना कि हमने जो इवेल्युएशन करने जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल बेस्ड होगी या ग्रुप परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। ठीक, यहाँ पर गोल सेटिंग है, रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल है। अब गोल सेटिंग्स क्या चीज़ है, गोल सेटिंग्स और एक है आपका एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। गोल सेटिंग जो एक ट्रेडिशनल गोल आपको दे दिया जाता है कि ये आपने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, और ये आपकी डेडलाइन है, आप उसके ऊपर अब बाकी सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनका काम होगा उस गोल को अचीव करना, और उसके बाद उसकी जो भी उसकी डेडलाइन है उनको मीट करना। ठीक है, और ये एक अथॉरिटेटिव या डायरेक्टिव मॉडल भी कहलाता है गोल सेटिंग का। ठीक है, इसमें जिसमें मैनेजर एक डायरेक्ट कर रहा है और एम्प्लॉयज उसको काम कर परफॉर्म कर रहे हैं। अब जिस तरह से टीचर, मैं हूँ टीचर, आप मैं एक डायरेक्ट कर रही हूँ, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको गोल दे दिया गया, आपको असाइनमेंट का एक टास्क दे दिया गया, आपने आपने वो गोल को अचीव करना है किसी भी तरह से, ये गोल सेटिंग है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें अब एक तरफ से सिर्फ ऑर्डर आता है और दूसरा उसको फुलफिल करता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक और मॉडल है जिसको हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है इसके अंदर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग का की कॉन्सेप्ट है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इस तरह से है कि आप टारगेट देने के लिए, अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने ये तीनों चारों हैं चैप्टर्स, इनमें से आपने खुद ही से सिलेक्ट कर लेने हैं। आप लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे अपने अपनी उसके मुताबिक। अब आपकी अपनी उसके अंदर एफर्ट है कि आप वो क्या पुट करेंगे। लेकिन आपने मुझे पहले बता दिया कि हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे, दूसरे ने ये बता दिया मैं ये चैप्टर करूँगा, तीसरा ने ठीक है। इसके अंदर अब मेरा रोल कम हो गया और आपका आपने जिस तरह से अपनी उसको लेना चाहा है कि हम लोग अपनी खुद ही से डिसाइड कर लेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। अब जिस तरह से एक सेल टीम होती है उसको टारगेट्स दिए जाते हैं। अब सेल टीम आपके सामने बैठी हुई है और वो उसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के लोग हैं। कुछ का एक्सपीरियंस होगा 5 ईयर्स का, कुछ का एक्सपीरियंस होगा 2 ईयर्स का, कुछ का एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का। अब हर एक को अपनी-अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा है और वो उसको पता है कि मैं कितनी मार्केट को या कितने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूँ एक माह के अंदर-अंदर। तो वो अब उनका मैनेजर जो है वो सारी टीम के साथ बैठा हुआ है। अब मैनेजर के पास भी टारगेट्स हैं। सपोज़ उसके पास 1000 यूनिट्स का टारगेट है और उसके पास डाइवर्स किस्म की वर्क फोर्स है। अब डाइवर्स किस्म की वर्क फोर्स है, वो पूछेगा कि चलें अली आप आपके पास आप कितने कैपेबल हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सपोज आप 1000 आइटम्स मेरा टारगेट है, मैनेजर कहते हैं कि मेरा टारगेट 1000 आइटम्स है। तो अली आपकी कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि मैं एक माह के अंदर मेरी ख्याल में मेरी कैपेबिलिटी है 400, मैं 400 यूनिट्स कर सकता हूँ। ठीक है, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहा है। एक और एम्प्लॉय है, वो उसकी कैपेबिलिटी है 200 यूनिट्स करने की। वो कहता है कि मैं 200 यूनिट्स की सेल करूँगा। फिर तीसरा एम्प्लॉय है, उसका उसकी 1 ईयर है, 1 ईयर उसका टेन्योर है, उसके एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, प्लस उसके कॉन्टेक्ट्स इसके मुताबिक ही है। वो सोचता है कि मैं 50 यूनिट्स कर सकता हूँ। ठीक है। एक और एम्प्लॉय है, मतलब कि डाइवर्स वर्कफोर्स है। सबसे आपने कहा कि आप अपने अपने टारगेट्स ले लें। अब जिसने 400 का टारगेट लिया है, 400 यूनिट्स को सेल करने का टारगेट लिया, ज़ाहिर है कि उसके पास कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी और या उसका एक्सपीरियंस होगा या उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा लोगों को जानता होगा, जहाँ पे उसको वो सोच रहा है कि मैं 400 का टारगेट कंप्लीट कर लूँगा। अब जिसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो अपने मुताबिक एक टारगेट को लेता है, अचीव करता है 50 यूनिट्स का। अब सबकी इवैल्यूएशन जो है वो उनके उनके टारगेट्स के मुताबिक की जाती है। अब जिस तरह से जिसने 400 का टारगेट लिया, अब उसकी इवैल्यूएशन जो होगी एट द एंड उसकी 400 यूनिट्स के ऊपर होगी कि आपने कमिटमेंट ये की थी कि अब मैं 400 यूनिट्स करूँगा, तो आपने आया कि उसको मीट किया या नहीं किया। ठीक है, अब एक एम्प्लॉयी ने 50 यूनिट्स का टारगेट लिया था, तो उनकी परफॉर्मेंस 50 यूनिट्स के टारगेट के ऊपर ही होगी कि उन्होंने 50 यूनिट्स को कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है। अब ये सारी मतलब कि ये जो एमबी होता है, इसमें आप एम्प्लॉय को अपने पार्टिसिपेट करवा लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, बजाय इसके कि मैनेजर ये कह दे कि मेरे पास 1000 आइटम्स का मेरा टारगेट है और मैंने ये कंप्लीट करवाना है। अब आप इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1000 आइटम्स को सेल करें। ठीक है, अब करेंगे तो वो वही काम, यानी कि जिसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो उसके मुताबिक ही करेगा। लेकिन पूरी टीम की जो इवैल्यूएशन होगी, वो उसको 1000 आइटम्स के ऊपर ही इवैल्यूएट किया जाएगा कि आइदर के 1000 आइटम्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो वो पूरी की पूरी जो मैनेजर है और उसकी आगे से टीम है, वो सारी उसके ऊपर बेस कर रही होगी। अभी भी ये उसी के ऊपर बेस कर रही है, लेकिन हमने इसमें पार्टिसिपेट करवा दिया कि हम सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को कर देते हैं कि जिसका जो टारगेट है, जितना वो कर सकता है, वो किया कि नहीं, और उसी के ऊपर उसकी वैल्यूएशन की जा रही है। तो और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेथड है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैंने दोनों साथ-साथ बात की है, कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आपका ट्रेडिशनल गोल सेटिंग मेथड कहलाता है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर दोनों चीज़ें चलती हैं। इसके बाद फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, जिसके अंदर आपकी एनुअल भी होती है, एनुअल क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होती है आपकी। एक तो वो भी चीज़ है, एनुअल भी है, और एक आपकी ट्वाइस अ ईयर भी हो सकती है, और यानी टारगेट अचीव करने के बाद भी हो सकती है।
अब ये आपने देखना है कि बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ कितनी हद तक ये लिंक है सारी चीज़ें। अगर एक बिजनेस स्ट्रेटजी ये या के साथ ये चीज़ें लिंक नहीं है, या स्ट्रक्चर, या जैसे हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी, और ये सारी चीज़ें सब असल में आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। और एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट का इसके अंदर होना चाहिए। और एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट की अगर आप बात करते हैं, तो अब जैसा हमने बात की थी कि इसकी फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी ये सिस्टम्स की बात करता है। और सिस्टम्स के बाद ये और मुख्तलिफ तरह की यानी कि एनुअल के ऊपर नहीं चला जाता, बल्कि वो उसको यानी हम प्रोसेसेस को जब हम डिफाइन करते हैं, तो वो 3 माह या 1 माह के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर अंदर इस चीज़ को कवर करने की करता है कि 2 माह के अंदर एक एम्प्लॉय की वैल्यूएशन की जाए, या जब एक टारगेट कंप्लीट हुआ है वो मंथली भी हो सकता है, बाई मंथली भी हो सकता है, तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर दिया जाए। अब ये सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल है, वो असल में हम लोग अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी, जो हमारी न्यू स्ट्रेटजी है, उसको सामने रखते हुए ये सारा कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। और फिर वर्क टेक्नोलॉजी एक इसमें जो है, वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी, ये इसका बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको 360 डिग्री फीडबैक है जो, या जब हम लोग इसकी चीज़ की बात करते हैं, हम 360 डिग्री फीडबैक उसी जगह पर इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटजी का उसके साथ लिंक होगा। कि हम एक ऑफिस वर्क है सपोज, और वो सेल टीम नहीं है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना एक ऑफिस वर्क के अंदर मुश्किल होता है। तो उसके अंदर हम लोग उसके बिहेवियर्स को ही एनालाइज कर रहे हैं, किसी एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को ही सिर्फ एनालाइज किया जा रहा है। तो उसके बिहेवियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिग्री है, और उसकी यानी कि मार्केट के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका कोई सेल्स के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोग जब एक ऑफिस की इन्वायरमेंट के अंदर हम ओवरऑल बिहेवियर्स की इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको 360 को अप्लाई कर रहे हैं, कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय को किन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जा रहा है। तो इसमें वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। जैसे 360 के लिए आपको हाई लेवल के सॉफ्टवेयर चाहिए, और हाई लेवल की ही चीज़ें चाहिए जो कि ऑपरेट हो सकें। अब बिजनेस स्ट्रेटजी, वर्क प्लेस टेक्नोलॉजी, इन सब को मिक्स करके, यानी कि उसके अंदर हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल को प्लेस कर रहे हैं। और ये भी पहले डिफाइंड होगा कि हो सकता है कि ये टीम वर्क के ऊपर इवेल्युएशन होगी, या टीम की अचीवमेंट के ऊपर ये इवेल्युएशन होगी, या एक मैनेजर है उसके आगे टीम है, इस टीम ने ये काम किस तरह से परफॉर्म किया, टीम्स की इवेल्युएशन होगी, और या फिर इंडिविजुअल्स की इवेल्युएशन होगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही कर दी जाएंगी कि असल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी कैसे। इसके बाद फिर गोल्स आर, अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गोल्स, इसमें है कि गोल्स आर चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, गोल्स आर सेट बट पार्टिसिपेटिवली, जैसे पार्टिसिपेटिवली, गोल्स आर क्लियर, गोल्स आर स्पेसिफिक एंड ऑपरेशनली डिफाइंड, रिसोर्सेज फॉर गोल अचीवमेंट आर निगोशिएटेड। तो यानी कि जितने भी, अब हम किसी भी ये गोल सेटिंग, यानी कि सिंपल ये है कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट यानी कि सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, और टाइम बाउंड। यानी कि स्मार्ट याद है ना, कि रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, स्मार्ट का कॉन्सेप्ट आपको याद हो शायद बच्चों को। ये अब ये जैसे एमबीओ की एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, इन्वॉल्व द वर्क होल वर्क ग्रुप, जितना भी है, जैसा भी मैंने आपको ओरिएंट करवा दिया कि सबको आपने इन्वॉल्व करना है। गोल सेट जॉइंटली बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, एक्शन प्लान्स आर एस्टेब्लिश्ड, criteria and yardsticks are established, and work progress and contract reviewed and adjusted periodically, and records of meetings are maintained. ये एमबीओ एप्लीकेशन जो है, ये सारी ट्रेडिशनल गोल सेटिंग से डिफरेंट है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं ज़्यादातर इसके डिफरेंस ज़रूर देती थी कि गोल, सिंपल गोल सेटिंग मॉडल और एमबीओ में क्या डिफरेंस है। तो इन इन दोनों को अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि एक में ये दोनों का जिसका सेम परफॉर्मेंस अप्रेजर एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स पर्पस अप्रेजर, रोल ऑफ अप्रेजर, मेजरमेंट। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल व्यू के अंदर क्या है, और न्यूअर व्यू के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपके सामने है। और ट्रेडिशनल व्यू के अंदर पीरियोडिक होती है टाइमिंग,
और फिक्स्ड है, यानी कि 1 साल के बाद होगी या 6 माह के बाद होगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली ड्रिवन होगा, या जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को ईज़ी लग रहा है उस तरह से वो आपको ट्रेडिशनल व्यू के अंदर चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। जबकि न्यू वर्क के अंदर डायनामिक है, टाइमली है, इन टारगेट के ऊपर बेस्ड भी हो सकती है, फिर मंथ्स के ऊपर 15 डेज़ के ऊपर भी बेस हो सकती है। एम्प्लॉयी और वर्क ड्रिवन, यानी कि जो जिस तरह का काम होगा उसके मुताबिक भी हो सकती है। देन मेजरमेंट, इसकी ये जो ट्रेडिशनल है ये सब्जेक्टिव है, कनेक्टेड विद वैलिडिटी। सब्जेक्टिव होती है कि यानी कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजर है, मैनेजर की के साथ अगर आपकी अच्छी चल रही है तो आपकी वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी, और जबकि अगर कहीं से भी गड़बड़ हो गई है मैनेजर के साथ तो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल या वैल्यूएशन ख़राब होने का भी खतरा होता है। एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो न्यूअर व्यू है जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड और सब्जेक्टिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या आपने कितने टारगेट अचीव किए, और वो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगी, प्लस सब्जेक्टिव कि आप कितने अच्छे हैं, आपका बिहेवियर ओवरऑल कितना अच्छा है। देन रोल ऑफ अप्रेजी, पैसिव रेसिपिएंट है ट्रेडिशनल के अंदर, जबकि एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन न्यूअर व्यू के अंदर। एंड देन अप्रेजर है, सुपरवाइजर और मैनेजर है जो करता है, जबकि न्यूअर व्यू के अंदर अप्रेजी, को वर्कर्स एंड अदर्स, जिसके अंदर 360 डिग्री फीडबैक की जो हमने बात की है न्यूअर व्यू के अंदर। और पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल एंड फ्रेगमेंटेड, और यही और डेवलपमेंटल इसका जो है टोटल व्यू, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंटल स्टडीज़ के अंदर हैं, तो ये है डेवलपमेंटल है और इंटीग्रेटिव है, इनके ज्वाइन किया गया। सब ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के अंदर अप्रेजल के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी एक जगह पे। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल एप्लीकेशन स्टेजेस हैं जी, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर, डायग्नोज द करंट सिचुएशन, establish the system's purpose and objectives, and then design the performance appraisal system, experiment with implementation, evaluate and monitor the system. अब characteristics of effective appraisal system में टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय यूजर्स होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, फोकस्ड ऑन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की रिवॉर्ड सिस्टम की अवेलेबिलिटी, जब भी हम किसी चीज़ को, जब हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं तब हम किसी बिहेवियर को री इन्फोर्स करना चाहते हैं, यानी कि गुड बिहेवियर है तो हम उसको री इन्फोर्स करना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय का इसी तरह का बिहेवियर रहे, तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं पॉजिटिवली। उसको उसके उससे रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं या डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो इस चीज़ से उनका उनके रिवॉर्ड्स को हम लोग उसके बिहेवियर को री करते हैं कि ये बिहेवियर दोबारा से भी एम्प्लॉय करे, यानी कि अगर अच्छे बिहेवियर के ऊपर हम लोग उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो वो बिहेवियर दोबारा से वो नहीं परफॉर्म करेगा। इसलिए कि सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है कि एक अगर उसका बिहेवियर बुरा है उसके ऊपर उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो ये सारी रिवॉर्ड सिस्टम की अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस, परफॉर्मेंस कॉन्टिजेंसी, ड्यूरेबिलिटी, इक्विटी, यानी कि एक जैसा सलूक करना चाहिए, विजिबिलिटी, सबके साथ विजिबल होना चाहिए, और सियासत नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ रिवॉर्ड सिस्टम्स के अंदर हर वो बिहेवियर जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये कंटिन्यू रहे, तो उसके ऊपर वो रिवॉर्ड करती है। अब टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड में पे भी आती है, प्रमोशंस आती हैं, बेनिफिट्स आती हैं। पे में स्किल बेस्ड पे आ सकती है, ऑल सैलरी वर्कफोर्स आ सकती है, लमसम सैलरी इंक्रीजेस या परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम या गेन शेयरिंग, यानी कि आपको कह सकता जा सकता है कि प्रॉफिट होगा तो आपके साथ ये शेयर किया जाएगा। तो ये रिवॉर्ड्स हैं। फिर ये सैलरी बेस पे फॉर परफॉर्मेंस रेटिंग्स में इंडिविजुअल प्लान, ग्रुप प्लान और ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लान। ये प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये रेटिंग्स के ऊपर है। जिस तरह की रेटिंग्स होती हैं उसके मुताबिक इंडिविजुअल, ग्रुप और उनके ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, तो उनकी सैलरीज को इंक्रीज़ किया जाता है ओवरऑल। अब बोनसेस वगैरह भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। गेन शेयरिंग, पे प्लान कंसिडरेशन, अब यानी कि जो भी स्ट्रेटजी होगी जो भी होगी वो आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ उसको असल में लिंक करेंगे कि आपकी इवैल्यूएशन किस तरह से होगी एट द एंड। जो भी स्ट्रेटजी होगी उसकी लिंक होना ये ज़रूरी है। इस चैप्टर के थ्रू हमें बस इतनी ज़्यादा चीज़ें ये याद रखने की ज़रूरत है। हम्म, ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। नो मैम। अच्छा, मेरे ख्याल में ना टाइम भी ख़त्म हो गया हुआ है।